हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग 8 लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैक ओपेरान। ठीक है, किस तरीके से काम करता है ये बैक्टीरिया के अंदर और क्या है। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, जीन का रेगुलेशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, जीन का हम क्या करने जा रहे हैं, रेगुलेशन कराने जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स में 4 लेवल पे जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। पहला क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है जब एचएनआरएनए बन रहा है। देन प्रोसेसिंग लेवल पे जब यहाँ पे एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट किया जा रहा है उस टाइम भी करा सकते हैं। और लास्टली जब एमआरएनए बन जाता है न्यूक्लियस के अंदर और उसको न्यूक्लियस से जब साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना होता है वहाँ पे भी करा सकते हैं। और लास्टली क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तब भी आप जीन को रेगुलेट करा सकते हैं। बट प्रोकैरियोट में केवल एक ही साइट है जहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं जीन को या रेगुलेट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनता है तो उसमें क्या होते हैं, प्योरली एक्सॉन होते हैं जो आगे चल के कोडिंग करके क्या बनाने वाले हैं, प्रोटीन्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक लेवल पे कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कभी कभी क्या होता है, बहुत बार देखने को मिलता है कि साथ में ही होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लैक ओपेरान। लैक जो शब्द है ये किसके लिए है, ये है लैक्टोज के लिए है। ठीक है, जो लैक वर्ड किसके लिए है, ये है लैक्टोज के लिए। कि किस तरीके से हम जो लैक्टोज है उसका जो जीन है, ठीक है, लैक्टोज क्या है, ये हमारे लिए क्या है, डाइसेक्राइड है, दैट इज शुगर। अगर हम इसको क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया इसे अगर खा रही है तो कहीं ना कहीं पहले इसे तोड़ेगी, उसके अंदर एंजाइम बनेगा। तो ये जो लैक ओपेरॉन है किस तरीके से लैक्टोज के प्रेजेंस में बैक्टीरिया के अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है, जिसकी वजह से वो लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज या ग्लैक्टोज के फॉर्म में यूज करती है। ठीक है, तो हम उसे ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एग्रीडेशन ऑफ द लैक ओपेरान वॉज ऑल्सो रिजल्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द जेनेटिक्स, जिनमें आए हैं फ्रांचोस जैकब एंड अ बायोकेमिस्ट जैकलिन मोनाल्ड। बोला गया है कि यहाँ पे जो लैक ओपेरान है ये किसका क्लोज एसोसिएशन रिजल्ट है, एक जेनेटिस्ट है जिनका नाम है जैकब और एक बायोकेमिस्ट जिनका नाम है मोनाल्ड। ठीक है, तभी हम कहते हैं जैकब एंड मोनाल्ड। दे वेयर द फर्स्ट टू एलुकेट द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, रेगुलेटरी सिस्टम, ये पहली बार इन दोनों ने ही देखा था किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया जा रहा है किसी जीन के द्वारा। In lac operon, lac refers to the lactose. A polycistronic structure gene is regulated by a common promoter and regulatory gene. बोला जा रहा है कि जो लैक ओपेरॉन है, तो यहाँ पे लैक शब्द जो है किसके लिए है, ये लैक्टोज के लिए है। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि ऐसे सिस्ट्रॉन, ऐसे डीएनए के सेगमेंट जो आगे चल के क्या बनाने वाले हैं, एमआरएनए बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बोला गया कि इन लैक ओपेरॉन में जो लैक शब्द है उसका मतलब होता है लैक्टोज। पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन में आपको यहाँ पे कॉमन प्रमोटर देखने को मिलते हैं, रेगुलेटरी जीन देखने को मिलती है। ठीक है, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया इज रिफर्स टू एज ओपेरॉन। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है जहाँ पे आपको प्रमोटर देखने को मिले, स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिले, रेगुलेटरी जीन देखने को मिले, ये से हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। और कहाँ देखने को मिलेगा आपको, प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, लैक ओपेरॉन, ट्रैप ओपेरॉन, एरोपेरॉन, हिज ओपेरॉन, वैन ओपेरॉन एक्सेट्रा। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ओपेरॉन दिया गया। लैक फॉर लैक्टोज हो गया, ट्रैप का मतलब ट्रेप्टोफैन हो गया, एर का मतलब हो गया एबिनोज हो गया, हिस का मतलब हो गया हिस्टीन हो गया। ठीक है, वेल का मतलब वैलिन हो गया। मिस ये क्या है, अमीनो एसिड है, हिस्टिडीन और वैलिन। आगे देखते हैं, द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ अ वन रेगुलेटरी जीन, द आई जीन हियर, द आई डज नॉट मीन द इंड्यूसर, रेदर इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। बोला जा रहा है कि जो लैक ओपेरॉन है इनके पास क्या होता है, एक रेगुलेटरी जीन है, यही रेगुलेट करेगा, यही डिसाइड करने वाला है कि आगे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई जो है, आई का मतलब यहाँ पे कोई इंड्यूसर से नहीं है संबंध, इसका मतलब है इनहिबिटर, कोई रोकने वाला है। ठीक है, 3 स्ट्रक्चरल जीन दैट इज ZYA। ठीक है, 3 यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होंगे जो आगे चल के लैक ओपेरॉन में देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वही क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए बनाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन जहाँ पे ZYA है। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ओपेरॉन। जो आई जीन है, जो हमारे इनहिबिटर जीन है, ये आगे चल के क्या बनाएंगे, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएंगे जो रोकने का काम करेगा। क्या रोकने का काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करेगा बैक्टीरिया में। ठीक है, द Z gene code for the beta galactosidase
which is primarily responsible for the hydrolysis of the disaccharide lactose into the monomeric unit galactose and glucose। बोला गया है कि जो Z जीन है इससे हम क्या बनाएंगे, इससे बनाएंगे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। इसका काम कब होगा, जब लैक्टोज सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के, उस टाइम क्या होगा, जो Z जीन है ये क्या बनाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा, ताकि इस लैक्टोज को तोड़ लिया जाए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के फॉर्म में। ठीक है। The Y gene code for the permease which increases the permeability of a cell to the beta galactosidase। बोला गया है कि जो Y जीन है, ठीक है, ये क्या करती है, परमीएज नाम का एंजाइम बनाती है जो कि इंक्रीज करते हैं परमिबिलिटी किसका, सेल के अंदर लैक्टोज का, ताकि ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और ज़्यादा बने। द ए जीन इनकोडेड द ट्रांस एसिटिलेज। बोला गया है कि जो ए जीन है ये क्या कर रहे हैं, ये कोड कर रहे हैं ट्रांस एसिटिलेज, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं एक्टिविटी ऑफ, increases the activity of beta galactosidase and permease एंजाइम। ठीक है, ये दोनों एंजाइम के क्या करते हैं, एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कौन, ट्रांस एसिटिलाइज। आगे देखते हैं, हेंस ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट इन द लैकोपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ये तीनों ही जो जीन हैं, ठीक है, ZYA, ये तीनों ही जीन जो लैकोपेरॉन में एज ए स्ट्रक्चर जीन देखा जा रहा है, इनकी क्यों रिक्वायरमेंट है, ताकि ये क्या कर सके, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को ये क्या कर सके, करवा सके। क्योंकि लैक्टोज को क्या करना है, बैक्टीरिया को तोड़ना है, किस फॉर्म में तोड़ना है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के फॉर्म में, तभी उसे यूटिलाइज कर सकती है। तो ये मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट कराने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल जीन चाहिए। In most other operon as well, the gene present in the operon are needed together to function in the same और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द जो दूसरे ओपेरॉन है उसमें भी आपको ये ऐसे ही जीन देखने को मिलेंगे जो कि ओपेरॉन को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है ऐसे फंक्शन करने के लिए, मतलब कि स्ट्रक्चर जीन होगा, रेगुलेटरी जीन होगा। अभी हम देखेंगे किस तरीके से ऑपरेटर भी काम करता है, प्रमोटर भी काम करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी हैं। और यहाँ पर मेटाबॉलिज्म किसका कराया जा रहा है, लैकोपेरॉन में लैक्टोज का। क्योंकि जो लैक्टोज है ये क्या है, बैक्टीरिया जहाँ है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, इसके चारों तरफ क्या है, लैक्टोज है। ठीक है, अब इस लैक्टोज को बैक्टीरिया अपने सेल के अंदर लेगी, किसकी मदद से, परमीएज एंजाइम की मदद से। परमीएज एंजाइम क्या करेगा, परमिशन देगा कि ठीक है तुम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी के अंदर जाओ। ठीक है, परमीएज एंजाइम की मदद से अंदर जहाँ पर ये जाएगी तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेस नाम का एंजाइम बनाएगा। ठीक है, जिसकी मदद से जो लैक्टोज है इसको क्या कर लिया जाए, तोड़ लिया जाए। अब तोड़ा कैसे जाएगा, लैक्टोज को बीटा ग्लैक्टोसाइडेस कौन बना रहा है, एंजाइम, कौन सी जीन, ये होगी जेड जीन। ठीक है, यहाँ पे जो जेड जीन होगी बीटा ग्लैक्टोसाइडेस नाम का एंजाइम बनाएगी ताकि लैक्टोज को तोड़ लिया जाए, किसके फॉर्म में, मोनोमर के फॉर्म में, जैसे कि ग्लैक्टोज हो गया एंड ग्लूकोज हो गया। और जो लास्टली ए जीन है यहाँ पे वो क्या बनाने जा रही है, कौन सी एंजाइम, ट्रांस एसिटिलेज, जो इंक्रीज करती है एक्टिविटी बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंड परमीएज की। ओके, देखिए होता क्या है, पहले एक बार हम लोग लैकोपेरॉन को डिस्कस कर लेते हैं। जो लैकोपेरॉन है ये किसके लिए है, ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ठीक है, किसके लिए है ये, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, डाइसैकराइड शुगर है, डाइसैकराइड शुगर। ठीक है, जिसको तोड़ा जाएगा किस फॉर्म में, ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज के फॉर्म में। होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, पी फॉर प्रमोटर, जहाँ जहाँ पी है इसको इससे याद करिए, पीपोजया, 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 PIPOZY, जया, ये क्या है, प्रमोटर है। ठीक है, ये जो आई जीन है इसको हम क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे, इनहिबिटर या फिर रिप्रेशर। ठीक है, इनहिबिटर या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, रिप्रेसर बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रमोटर है, दिस इज कॉल्ड O फॉर ऑपरेटर, ये क्या है, ऑपरेटर है। ZYA क्या है, स्ट्रक्चरल जीन के पार्ट है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्ट्रक्चरल जीन के तीनों पार्ट हैं। स्ट्रक्चरल जीन आगे चल के क्या बनाना है, इनको mRNA बनाना है, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन है और आगे यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, आगे चल के mRNA। देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमारा कौन आ रहा है, RNA पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या है, RNA पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, प्रमोटर से बाइंड करेगा, बाइंड्स टू प्रमोटर। इसका काम यही है कि उसको बाइंड करना है किसके साथ, प्रमोटर के साथ।
और क्या बनाना है, इसको mRNA बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, mRNA बनाना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, P फॉर क्या हो गया, प्रमोटर, I फॉर इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर बोलेंगे, P फॉर प्रमोटर, O फॉर ऑपरेटर, ZY ये क्या है, स्ट्रक्चर जीन के पार्ट है जो आगे चल के क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। इनका नॉर्मल काम यही है। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो किससे बाइंड करेगा, प्रमोटर से। याद रखिएगा कि हर एक ग्लाइकोप्रोटीन का खुद का अपना प्रमोटर ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये जो आई जीन है जिसे हम इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर बोलते हैं, इसका प्रमोटर ये है, ऑपरेटर का प्रमोटर ये है। जब यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है, यहाँ पे इंड्यूसर का मतलब क्या है, लैक्टोज। ठीक है, यही तो आके इंड्यूस करेगा, यही तो आके बनवाएगा क्या, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनवाएगा, यही क्या करेगा, आगे एमआरएनए बनवाने में हेल्प करेगा। तो हमारे लिए जो इंड्यूसर कौन है कि लैक्टोज हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं एलो लैक्टोज। ठीक है, एलो लैक्टोज हो सकता है। तो यहाँ पे रियल इंड्यूसर तो होता है एलो लैक्टोज, लेकिन हाँ लैक्टोज को भी हम ऐसे इंड्यूसर इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए बैक्टीरिया ऐसी जगह पे है जहाँ पर कोई भी लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है सराउंडिंग में, नो लैक्टोज इज देयर। ठीक है, चारों तरफ उसके लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, मीन्स एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरिया की बॉडी में आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेंगे। किससे बाइंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रमोटर से बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये इनहिबिटर है या फिर रिप्रेसर है, ये आगे चल के फिर से क्या बना रहा है, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंड्यूसर नहीं, इंड्यूसर एब्सेंट है। उस कंडीशन में ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये आगे चल के क्या करेगी, ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी। जब ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा उस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइब द ओपेरॉन। इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कर दिया, जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये आके बाइंड कर गया है किससे, ऑपरेटर से, जिसकी वजह से अब आगे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज से आगे नहीं जा पाएगा, ब्लॉक हो गया, ये रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर जीन है अब आगे चल के यहाँ पर एमआरएनए नहीं बना पाएंगे या ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अगर हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है या एरोलैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लूकोज लैक्टोज इज नॉट इंड्यूसर। याद रखिएगा कि ग्लूकोज प्रेजेंट हो अगर चारों तरफ बैक्टीरिया के सराउंडिंग में, या लैक्टोज प्रेजेंट हो, तो ये सब इंड्यूसर नहीं है। असली इंड्यूसर कौन है, ये लैक्टोज एलोलैक्टोज है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा किससे, प्रमोटर से। जो आई जीन है इनहिबिटर बोल सकते हैं या रिप्रेसर, ये क्या बनाएंगे, अपना रिप्रेसर एमआरएनए बना रहे, फिर ट्रांसलेशन करके अपना यहाँ पे क्या बनाएंगे, रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन अगर सराउंडिंग में इंड्यूसर प्रेजेंट है इस कंडीशन में, तो जो ये रिप्रेसर प्रोटीन बने हुए, इससे आके इंड्यूसर खुद ही जो लैक्टोज है या एलोलैक्टोज खुद ही आके बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बनना बंद बोल सकते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है, ये बाइंड करना बंद कर देगा, यहाँ पे आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड होना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे क्या हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में हो गया। ठीक है, जब इनएक्टिव फॉर्म में हो गया तो अब ये आगे चल के यहाँ पे बोल सकते हैं ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। जब ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, रास्ता पूरा खाली है, तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, धीरे धीरे प्रमोटर से जाएगा, ऑपरेटर पे जाएगा, और जो हमारा ZYA जो स्ट्रक्चर जीन है, जो जेड होगा, ये क्या करेगा, आगे चल के एमआरएनए बनाएंगे। ठीक है, तो जेड होगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनाएंगे, वाई क्या है, परमियस नाम का एंजाइम बनाएंगे, और ये क्या है, हम बोल सकते हैं ट्रांस एसिटिलेज नाम का एंजाइम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, हमारा लैक एमआरएनए बनेगा। ठीक है, लैक एमआरएनए से फिर हमारा ट्रांसलेशन होकर क्या बनेंगे, यहाँ पे प्रोटीन्स बनेंगे। तो याद रखिएगा कि लैक ऑपरेरन चलता कैसे है, जब अगर सराउंडिंग में इंड्यूसर एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रमोटर से बाइंड कर गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जो एमआरएनए बनाने वाला, जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाला स्ट्रक्चर जीन से। ठीक है, उसने बाइंड कर लिया प्रमोटर से, लेकिन जो हमारा इनहिबिटर है या फिर रिप्रेसर है, वो तो अपना क्या बना रहा है, यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा है, ट्रांसलेशन करके अपना रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोटीन लिखती हूँ, रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। लेकिन अगर इंड्यूसर प्रेजेंट ही नहीं है, अगर लैक्टोज सराउंडिंग में है ही नहीं, एलोलैक्टोज सराउंडिंग में है ही नहीं, उस कंडीशन में जो हमारा ये प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन, ये ऑपरेटर से जाके बाइंड कर गया। ऑपरेटर से बाइंड करने के बाद ये क्या हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर से बाइंड के अब आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे देखा रास्ता ब्लॉक है, अब आगे जा नहीं पाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे स्ट्रक्चर जीन है ZYA, ये क्या ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, मीन्स लैक्टोज प्रेजेंट है, एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, उस कंडीशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं ये प्रमोटर से बाइंड करते हैं, लेकिन जो इनहिबिटर जीन है उसका तो एक ही काम है, क्या बनाना, रिप्रेसर एमआरएनए बनाना, और लास्टली क्या बनाना, अपना
रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। लेकिन होता क्या है, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है चारों तरफ तो जो हमारा लैक्टोज है या फिर बोल सकते जो हमारा इंड्यूसर है वही आके क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा रिप्रेसर प्रोटीन आगे चल के ऑपरेटर से यहाँ पे कोई भी बाइंड नहीं कर पाता है। मीन्स कि हमारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है अब यहाँ पे क्या हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में हो गया जब उसने लैक्टोज के साइड बाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर से कोई भी यहाँ पे बोल सकते हैं रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाए। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि रास्ता पूरा खाली है, तो हमारा जो ZYA स्ट्रक्चर जिन्हें आगे चल के क्या कर पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे, जिससे क्या बनेगा, लैक mRNA बनेगा। ठीक है, और आगे चल के ट्रांसलेशन होगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएस और ट्रांस एसिटिलेज नाम के यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम बनेंगे, और जो लैक्टोज होगा लास्टली बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की मदद से टूटेगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के फॉर्म में, और इसे एनर्जी के फॉर्म में हमारी बैक्टीरिया यूटिलाइज कर लेगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सीआरटी। लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, जो लैक्टोज होगा ये क्या है, एज ए सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है उसके लिए सबस्ट्रेट का काम कौन करेगा, यहाँ पे बोल सकते हैं लैक्टोज, दैट इज इंड्यूसर, एंड इट रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपरान, हेंस इट टर्म एज इंड्यूसर। ठीक है, इसके अलावा यही लैक्टोज जो क्या कर रहा है, ऑपरान को स्विच ऑन कर रहा है कि आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, ऑफ भी कर सकता है। इस कंडीशन में जब यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है तो हमारा ऑपरान क्या है, ऑफ है, आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर इंड्यूसर प्रेजेंट है, मीन्स लैक्टोज प्रेजेंट है, इस कंडीशन में हमारा ऑपरान क्या है, ऑन है। ठीक है, तो हमारा जो लैक्टोज है ये तो पहला क्या है, ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, जो बीटा ग्लैक्टोडेज नाम का एंजाइम है उसके लिए। दूसरा क्या है, ये बोल सकते हैं कि यही डिसाइड कर रहा है कि जो हमारा ऑपरान है आगे चल के ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, मीन्स आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा, तो इसे हम इंड्यूसर भी बोल सकते हैं। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट, in the absence of the preferred carbon source such as glucose, if the lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease। देखिए बोला जा रहा है कि अगर कोई भी कार्बन का सोर्स नहीं है, कोई भी एनर्जी का सोर्स नहीं है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज उसको चाहिए, बट उसको ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, लैक्टोज को तोड़ के ही उसे ग्लूकोज मिलने वाला बैक्टीरिया को। ठीक है, अल्टीमेटली तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला जा रहा है कि अगर कोई भी कार्बन का ऐसा सोर्स नहीं है बैक्टीरिया के पास जिससे वो एनर्जी ले सके, जिससे वो ग्लूकोज ले सके, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको लैक्टोज जहाँ पे प्रेजेंट है उस मीडियम में ग्रो करना चाहिए बैक्टीरिया को, ताकि वो लैक्टोज के अपने बॉडी में या फिर अपने सेल के अंदर उसको ले सके, किसकी मदद से, परमिएज की मदद से, परमिएज एंजाइम की मदद से। रिमेंबर, अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरान हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट द इंटर द सेल। इसका मतलब है कि अगर परमिएज एंजाइम यहाँ पे एक्टिव है, बाहर के लैक्टोज को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ला रहा है, तो इसका मतलब कि जो लैक ऑपरान है ये हर टाइम थोड़ा बहुत चलता रहता है। ठीक है, स्टॉप नहीं होता है, नहीं तो ये जो लैक्टोज है ये बाहर ही रह जाता और बैक्टीरिया के बॉडी में इंटर ही नहीं कर पाता। ठीक है, द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ऑपरान इन द फॉलोइंग मैनर। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से जब लैक्टोज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, परमिएज नाम की एंजाइम ने यहाँ पे लैक्टोज जो सराउंडिंग के लैक्टोज है उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बैक्टीरिया के बॉडी में ला दिया। अब देखिए क्या क्या होता है, The repressor of the operon is synthesis all the time constantly from I gene। जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये हर वक्त बनते रहते हैं, कहाँ से, आई जीन से। जैसा कि आप देख सकते हैं जो आई जीन है हर कंडीशन में, चाहे इंड्यूसर प्रेजेंट हो चाहे ना प्रेजेंट हो, हर कंडीशन में क्या बना रहा है, अपना रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन बना रहा है। ठीक, The repressor protein bind to the operator region of the operon and prevent the RNA polymerase from the transcribing the operon। बोला गया है कि जब ये रिप्रेसर प्रोटीन अगर ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है ये वंचित हो जा रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा पा रहा, मतलब कि ये वो कंडीशन होगी जब सराउंडिंग में यहाँ पे इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, लैक्टोज एब्सेंट है, एलोलैक्टोज एब्सेंट है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो आई जीन है ये रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा है, मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिप्रेशन प्रोटीन बना रहा है, और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है तो ये जाके ऑपरेटर से बाइंड कर पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है जिसने प्रमोटर से ऑलरेडी पहले बाइंड करके रखा है, अब वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए अब क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इंड्यूसर के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोज एलोलैक्टोज। बोला गया है कि जो इंड्यूसर है उनकी प्रेजेंस में इंड्यूसर कौन हो सकते हैं, लैक्टोज हो सकते हैं, एलोलैक्टोज हो सकते हैं,
द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंट्रैक्शन विद इंड्यूसर। जो रिप्रेसर प्रोटीन आई जीन बना रहा लगातार, देखिए यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारी आई जीन है वो हर वक्त क्या बना रही है, रिप्रेसर एमआरएनए, फिर लास्टली रिप्रेसर प्रोटीन। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, चाहे वो एलोलैक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, तो ये क्या करेगी, जो रिप्रेसर प्रोटीन उसके साथ बाइंड कर जाएगी, जिसकी वजह से अब रिप्रेसर प्रोटीन आगे की तरफ ऑपरेटर की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, दिस अलाउ RNA पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीडेड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे बाइंड कर जाएगी इंड्यूसर के साथ, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाई रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में हो गई। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा RNA पॉलीमरेज जिसने पहले प्रमोटर से बाइंड किया था वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऑपरेटर के पास, और फिर वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ईजिली कर पाएगा, क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, Essentially, the regulation of lac operon can also be visualized as a regulation of the enzyme synthesis by its substrate। आप ये भी देख सकते हैं कि जो रेगुलेशन हो रहा है लैक ओपेरॉन का, इसकी वजह से यहाँ पे इंजाइम भी क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रही है सबस्ट्रेट के लिए। मीन सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज है। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, रिमेंबर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। ठीक है, अगर कभी ये लिखा गया हो कि लैक्टोज और ग्लूकोज क्या है, इंड्यूसर है, तो बिल्कुल नहीं। फॉर अ लैक ओपेरॉन उसके लिए इंड्यूसर कौन होंगे, लैक्टोज, एलोलैक्टोज होंगे। कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग द लैक ओपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। जब तक कि पूरा लैक्टोज यूटिलाइज ना हो जाए तब तक यहाँ पे लैक ओपेरॉन क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्स टू एज अ निगेटिव रेगुलेशन। बोला गया है कि जो लैक ओपेरॉन है ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेसर के द्वारा अपना जो यहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं, यहाँ पे वो कैसा है, निगेटिव रेगुलेशन है। क्यों, क्योंकि जो रिप्रेसर हैं वो क्या बना रहे हैं, वो आई जीन की मदद से रिप्रेसर प्रोटीन बना रहे हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को होने से रोकना चाहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। लेकिन जब इंड्यूसर का प्रेजेंस है, जब वो आ गया, तो यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है अब ये क्या किया, इंड्यूसर के साथ बाइंड हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब वो आगे ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। जो हमारा RNA पॉलीमरेज है अब वो इजीली क्या कर पाएगा, आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, लैक ओपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ द पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल बट इट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। बोला गया है कि जो लैक ओपेरॉन है वो निगेटिव रेगुलेशन के साथ साथ पॉजिटिव रेगुलेशन भी देते हैं, बट ये हमारे स्कोप से बाहर है। ठीक, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, पीपो जया, इस तरीके से याद करिए, P फॉर प्रमोटर, I फॉर यहाँ पे इंड्यूसर नहीं इनहिबिटर, ओके, P फॉर प्रमोटर, O फॉर ऑपरेटर, Z Y, ये दिस इज द स्ट्रक्चर जीन जो आगे चल के डिफरेंट अपने एंजाइम्स बनाने वाले हैं। जब अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर दो ही होंगे, या तो लैक्टोज या तो एलोलैक्टोज होगा। अगर इंड्यूसर यहाँ पे एब्सेंट होंगे उस कंडीशन में क्या होगा, RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड किया, जो आई जीन है, मिस इनहिबिटर जीन है, वो आगे चल के क्या बनाएंगे, यहाँ पे रिप्रेसर mRNA बनाएंगे। यहाँ पे फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, मिस रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। जब इंड्यूसर एब्सेंट है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन खुशी खुशी एकदम बिंदास आगे जाके ऑपरेटर से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से अब रास्ता बंद हो गया। किसके लिए, RNA पॉलीमरेज के लिए अब रास्ता आगे यहाँ बंद हो गया। अब यहाँ क्या होगा, होना था यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन से ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन जब रास्ता ही बंद हो गया तो अब क्या होगा, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑफ हो गया। ठीक है, हमारा जो लैक ओपेरॉन है वो कैसा है, ऑफ है। फिर देखते हैं, जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, इंड्यूसर हमेशा कौन होगा, लैक्टोज होगा एंड एलोलैक्टोज होगा। उस कंडीशन में देखने को मिलेगा कि हमारा जो RNA पॉलीमरेज है उसने प्रमोटर से बाइंड किया है, जो आई जीन है, जो इनहिबिटर जीन है, वो क्या बना रही है, रिप्रेसर mRNA बना रही है, और जो रिप्रेसर mRNA आगे चल के ट्रांसलेशन करके फिर से रिप्रेसर प्रोटीन बना रहे हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इंड्यूसर प्रेजेंट है। इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है तो जो इंड्यूसर होगा वो रिप्रेसर प्रोटीन से ही बाइंड कर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन आगे चल के ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में हमारा जो RNA पॉलीमरेज है वो इजीली आगे की तरफ मूव कर जाएगा और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, लैक mRNA बनाएगा। जो Z जीन होगा वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाएंगे, Y जीन परमिएज नाम का एंजाइम बनाएंगे, A जीन जो होंगे ट्रांस एसिटिलेज नाम का एंजाइम बनाएंगे। लैक्टोज एज ए सबस्ट्रेट भी काम करेंगे, किसके लिए, बीटा ग्लाइकोसाइडेज के लिए, जो आगे चल के लैक्टोज को तोड़ेंगे बीटा ग्लाइकोसाइडेज किसमें, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज के फॉर्म में, जिसको बैक्टीरिया यूटिलाइज करेगी एज एनर्जी। परमिएज का काम क्या होता है, ये जो बाहर यहाँ पर मान लीजिए हमारी बैक्टीरिया, इसके बाहर क्या है, लैक्टोज है, तो ये परमिएज ही क्या करेगा, इस लैक्टोज को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बैक्टीरिया की बॉडी में लाएगा, साइटोप्लाज्म में लाएगा। और ट्रांस एसिटिलेज का काम क्या है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज और परमिएज की एक्टिविटी को बढ़ा देना। ठीक है,
आगे देखने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरीके से डीएनए में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जीन हैं, किस तरीके से इनकी सीक्वेंसिंग की है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जीनोम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ठीक है, सेट ऑफ हैप्लॉइड। ठीक है, एन का मतलब क्या है? हैप्लॉइड में लिख दे रही हूँ, हैप्लॉइड जीन या क्रोमोसोम। ठीक है, जीन या फिर बोल सकते हैं क्रोमोसोम। ठीक, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्रोमोसोम होगा। जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है सेट ऑफ ढेर सारे हैप्लॉइड क्रोमोसोम या हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन जो है एक साथ अगर हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। डीएनए के पास, डीएनए हमारा क्या है? 2.2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जीन हैं, अपने अपने उनके खुद के बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स है, खुद के अपने नाइट्रोजन बेसिस हैं। तो हर जीन अपना एक पर्टिकुलर ट्रेट, अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मदद से ये देखेंगे कि हमारे जो डीएनए है इस पे कैसे कैसे जीन्स के सीक्वेंस है, कैसे कैसे अरेंजमेंट हुआ है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्या देखने को मिलता है, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ प्रीसीडिंग सेशन यू हैव लर्न that is it is the sequence of the bases in the DNA that determine the genetic information of a given organism। आप पहले से ही जानते आ रहे हैं कि जो भी डीएनए का सीक्वेंस है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किसके थ्रू जाएगा? डीएनए के थ्रू जाएगा। इन अदर वर्ड द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लाई इन द डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप होगा, किसी भी इंडिविजुअल का, किस पे डिपेंडेंट है कि डीएनए में सीक्वेंसिंग कैसी हुई है नाइट्रोजन बेसिस की। ठीक है, इफ टू इंडिविजुअल डिफर, अगर दो इंसान अलग अलग हैं, ठीक है, देन दियर डीएनए सीक्वेंस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट एटलीस्ट सम प्लेसेस। अगर दो इंसान अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब जो उनका डीएनए कंटेंट है, उनमें जो सीक्वेंसिंग हुई है जीन्स की या नाइट्रोजन बेसिस की, वो भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, इसीलिए वो अलग अलग दिख रहे हैं, नहीं तो सेम नहीं दिखते। अगर कोई ह्यूमन है उसके पास भी 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 22 पेयर्स हम बोल सकते हैं एकदम ही मैच करेंगे, मीन्स 44 तो मैच करेंगे। लेकिन जो एक्स वाई है या फिर एक्स एक्स की बात करते हैं, इसी से डिसाइड होगा कि मेल है या फीमेल है। लेकिन जो यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होंगे या फिर नाइट्रोजन बेसिस होंगे, ये भी डिफरेंट होंगे, तभी तो एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट दिखता है। ठीक है, This assumption led to the quest of finding out the complete DNA sequence of the human genome। यही सारे assumption, यही सारे बोल सकते हैं हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती हैं कि जो हमारा कंप्लीट डीएनए है उसमें सीक्वेंसिंग कैसे की गई है, किस तरीके से जीन को सेट किया गया, कैसे उनका सीक्वेंस है। ठीक है, with the establishment the genetic engineering technique where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast technique for determining the DNA sequence, a very ambitious project of the sequencing human genome was launched in the year 1990। ठीक है, बोला जाएगा कि अगर ह्यूमन जीनोम किस ईयर लॉन्च हुआ था तो 1990 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप डीएनए को आइसोलेट करेंगे सेल से, फिर उसका क्लोनिंग करेंगे। ठीक है, उसको बोल सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस की मदद से, एंजाइम की मदद से। ठीक है, आप उसको कट कराएंगे, उसकी क्लोनिंग कराएंगे, उसकी कॉपीज कराएंगे, क्योंकि हमारा जो डीएनए 2.2 मीटर का है, एक लॉन्ग डीएनए को आप सीक्वेंस करने चाहेंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज भी हैं। तो हमें क्या करने पड़ेगा कि जो बड़ा सा डीएनए है, ठीक है, 2.2 मीटर का, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना है? कटवा लेना है। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। जैसे एक्सोन्यूक्लियस हो गया, इंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम होते हैं, डिस्ट्रक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करेंगे? कट करा लेंगे। कट कराने के बाद हम उनका क्या कराएंगे? क्लोनिंग कराएंगे। ठीक है, क्लोनिंग कराएंगे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट है डीएनए के, उस पर सीक्वेंस को ईजिली पढ़ सकते हैं। और जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट। जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसको क्या बोला गया? मेगा प्रोजेक्ट। क्यों बोला गया ऐसा? देखिए यहाँ पे, यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो। अब देखिए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं और क्यों इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। ह्यूमन जीनोम इज सेट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 per base pair, the estimate cost in the beginning, the total estimate cost of the project would be approximately $9 billion। बोला गया है कि जैसा कि हम जानते हैं जो ह्यूमन जीनोम है
ठीक है। अगर ह्यूमन की हम बात करते हैं, उसके डीएनए में 3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। कितना है? 3 × 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट है, मतलब 3 बिलियन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है ह्यूमन के एक डीएनए में। अगर हम बात करते हैं इसके सीक्वेंसिंग में जो खर्चा है, अगर एक बेस पेयर के लिए खर्चा है कितना? $3, ठीक है। $3 एक बेस के लिए खर्चा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर के लिए मीन्स 3 बिलियन के लिए कितना यहाँ पे खर्चा होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 × 10⁹ मीन्स यहाँ पे 10⁹ का मतलब हो गया है बिलियंस, ठीक है। बिलियंस में कन्वर्ट हो गया, और $3 तो मतलब ओवरऑल कितना लग रहा है खर्चा यहाँ पे? $9 बिलियन, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा है। फर्दर, इफ ऑब्टेन सीक्वेंस्ड where to store in a type in form of book, if each page of the book contain 1000 letter and each book contain 1000 pages, then 3300 such book would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell। बोला गया है कि अगर खर्चा कितना हो गया है? 9 बिलियन लग गया है। कैसे लगा आपको ये पता चल गया? क्योंकि एक डीएनए में 3 × 10⁹ बेसिस यहाँ पे बोल सकते हैं बेस पेयर प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है। एक का खर्चा, एक बेस पेयर को हम सीक्वेंस कर रहे हैं, उसका खर्चा $3 है, तो ओवरऑल कितना हो गया? 9 बिलियन लग गया, ठीक है। अगर इतना खर्चा होने के बाद जो डाटा है उसको भी तो कहीं स्टोर करके रखेंगे। अगर हम किसी किताब में स्टोर कर रहे हैं तो हमें 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हर एक किताब में 1000 पेज होने चाहिए और हर एक पेज पे 1000 लेटर होने चाहिए, तभी हम इतने सारे डाटा को एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हैं। क्योंकि ये क्या है? सिर्फ सिंगल ह्यूमन सेल का, ये बोल सकते हैं जीनोम का, डीएनए का जीनोम है, ठीक है। सीक्वेंस किया गया है। तो आपको कितनी बुक्स चाहिए? 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट है। पूरा यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग की गई है, एक सिंगल सेल से डीएनए निकाला गया है, उसमें देखा गया है कि 3300 किताबें लगेंगी, जिनमें एक जो बुक होगी उसमें कितने पेजेस होंगे? 1000 पेजेस होंगे, और हर एक पेज पे 1000 क्या होंगे? लेटर्स होंगे। मतलब कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है बुक की? 3300, ठीक है। यहाँ पे 3300 किताबें लगेंगी, हर एक किताब में 1000 पन्ने, और हर एक पन्ने पे 1000 शब्द हैं। और इतना ज़्यादा डाटा को आप स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे? बुक्स में, ठीक है। The enormous amount of the data expected to be generated also necessitate to use the high-speed computational device for the data storage, retrieval and analysis। अगर आपके पास इतना सारा डाटा होगा, ठीक है, तो आपके पास क्या इफिशिएंसी रहेगी कि फटाफट आप देख सकें? नहीं। तो आपके लिए क्या चाहिए? यहाँ पे कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको हाई स्पीड देखने को मिलेगा, डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी है, जो भी बात बोलेगा एकदम एक्यूरेसी के साथ बोलेगा, आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। HGP was closely associated with a rapid development of new area in biology, से कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ही एक नए एरिया का बोल सकते हैं आविष्कार कर दिया, एक नए एरिया को ही बना दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिव। नाम से ही लग रहा है, बायो का मतलब होगा कि यहाँ पे डीएनए के जो सीक्वेंस किए गए हैं, जो डाटा है, उनको कहीं स्टोर करके रख दिया गया है। क्यों रखा गया है? ताकि आपको यहाँ पे एक्यूरेसी देखने को मिले, आप एनालिसिस कर सके, डाटा स्टोरेज है, सारा काम आप यहाँ पे कहाँ देख सकते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिव। क्योंकि अगर आप देखिए कोई एक सिंगल सेल में, ठीक है, यहाँ पे सिंगल ह्यूमन सेल से आपका एक डीएनए निकाला गया और उसकी सीक्वेंसिंग की गई, जहाँ पर आपका $9 बिलियन से पैसा भी खर्च हुआ, और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से निकाला गया कि इसको स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कि आपको 3300 बुक्स लगेंगे, हर किताब में 1000 पेज होना चाहिए और हर पेज पे 1000 लेटर होना चाहिए, ठीक है, लिखा हुआ, मिस सीक्वेंस किया गया हुआ। तो बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा हाई डाटा कहीं पे स्टोर करना, या फिर आप तुरंत उसको पढ़ना भी मुश्किल ही है। इसीलिए यहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीवल कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसीलिए बोल सकते हैं HGP की ही मदद से यहाँ पर आपको एक नया एरिया देखने को मिलता है बायोलॉजी में, जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से डीएनए की सीक्वेंसिंग की गई है, कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले, कौन कौन से जीन हैं, सारी इन्फॉर्मेशन बायोइन्फॉर्मेटिक में स्टोर करके रखा गया है। गोल ऑफ HGP, ठीक है, क्या क्या गोल्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? सम इम्पॉर्टेंट गोल्स आर HGPs आर, ठीक है, इनका खुद से गोल था कि हम क्या क्या करेंगे। आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन द ह्यूमन, इनका ये गोल था कि इनको लगता था, ठीक है, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ऐसा लगता था कि हम लगभग 20,000 से 25,000 जीन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ह्यूमन के डीएनए से, ठीक है। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेसिस
पेयर दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए। बोला गया है कि यहाँ पे जो सीक्वेंसेस होगा, यहाँ पे 3 बिलियन यहाँ पे बोल सकते हैं बेसेस हैं, जो बेस के पेयर है, मिस नाइट्रोजन बेसेस के बीच में क्या है 3 बिलियन ही होंगे जिनमें पेयरिंग की गई होगी, जिससे हमारा ह्यूमन का डीएनए बना होगा। थर्ड क्या है, स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन निकलेगा, जैसे हम सीक्वेंसिंग करेंगे, इसे कहाँ स्टोर करके रखेंगे, डाटाबेस के फॉर्म में। इम्प्रूव टूल फॉर द डाटा एनालिसिस, हम टूल्स को भी इम्प्रूव करेंगे ताकि हम डेटा को एनालिसिस भी कर पाएँ। ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। ठीक है, और भी ये जो टेक्नोलॉजी है इनको अदर सेक्टर में भी क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गई। एड्रेस द इथिकल लीगल सोशल इशू, जिसे बोलते हैं ELSI इलिस, दैट में अराइजेस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से जो भी इथिकल लीगल या सोशल इश्यूज आए हैं उनको भी टैकल आउट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए कहानी लिखी गई है। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13-ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ। ठीक है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, 1990 में हुआ था, लेकिन ये 13 साल चला था, तो इसका मतलब 2003 में कहीं ना कहीं इसकी समाप्ति हो चुकी है, खत्म हो चुका है। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये लगातार 13 साल तक चला, जिसमें US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ द HGP, ठीक है, शुरुआत के टाइम पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखिए द वेलकम ट्रस्ट UK बिकम अ मेजर पार्टनर। ठीक है, शुरुआत के टाइम में अर्ली ईयर्स में, शुरुआत के कई सालों में जो सबसे मेन बोल सकते हैं सबसे मेजर पार्टनर कौन था, वो था UK का वेलकम ट्रस्ट। एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम द जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर। ठीक है, और भी कंट्री ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, जैसे जापान हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे जर्मनी और चाइना और भी कंट्रीज थी। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003, 13 साल तक चला था, 1990 से शुरू हुआ और 13 साल तक आप देख लीजिए 2003 आएगा। Knowledge about the effect of the DNA variation among the individual can lead to the revolutionary new way to diagnose, treat and someday prevent the thousands of the diseases that affect the human being। बोला गया है कि जो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो DNA है कहाँ कहाँ पे उसमें वेरिएशन देखने को मिल रही है किसी इंडिविजुअल में। ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी नया तरीका था कि हम किसी भी जीन के लेवल पे जाके चेक कर सके, डायग्नोसिस कर सके, ट्रीट कर सके जो हज़ारों बीमारी ह्यूमन के अंदर हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा जीन है जो अफेक्टेड है, जो आगे चल के क्या कर रहा है, बीमारी कॉज कर रहा है, उसको भी ये क्या कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, हर एक जीन के बारे में जान सकते हैं। Beside providing a clue to understanding the human biology, learning about non-human organism DNA sequences can be led to understand by their natural capabilities that can be applied towards the solving challenges in the healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation। बोला गया है कि यहाँ पे क्लू दिया गया है, ह्यूमन बायोलॉजी के साथ साथ नॉन ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म थे उनके भी DNA को सीक्वेंस किया गया है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थी, जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, उनको सॉल्व आउट किया गया है हेल्थ केयर में। ठीक है, हेल्थ के सेक्टर में, एग्रीकल्चर में जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, या फिर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन में। मेनी नॉन ह्यूमन, देखिए कुछ, एक तो ह्यूमन में किया गया ह्यूमन, जैसे कि हम लोगों में किया गया। ठीक है, दूसरे जो नॉन ह्यूमन मॉडल थे ऑर्गेनिज्म सच एस, ठीक है, जो ह्यूमन के अलावा और भी अदर ऑर्गेनिज्म थे जिनमें यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था, जहाँ पे सीक्वेंसिंग की गई थी क्या, जीन की। तो कौन है, देखिए यहाँ पे सच एस बैक्टीरिया, ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड जिसका नाम है कॉर्नीहेपेटिस इलिगेंस। ठीक है, डॉर्सोफिला फ्रूट फ्लाई, प्लांट्स में राइस हो गया, और क्या हो गया, एर्पिडोपेसिस हैव ऑल्सो बीन सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन का तो जीनोम का सीक्वेंसिंग हुआ ही, उसके बड़े से DNA का, लेकिन कुछ और भी ऑर्गेनिज्म थे जो ह्यूमन के अलावा, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, कॉर्नोहेपेटिटिस इलिगेंस, जो ऐसा फ्री लिविंग यहाँ पे नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, मतलब कि एस हेलमिंथिस का मेंबर है, नेमेटोड है, लेकिन कोई बीमारी कॉज नहीं करता। ठीक है, डॉर्सोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई था, जो TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। ठीक है, प्लांट में भी कौन है, राइस है, और क्या है, आर्पिडोपेसिस। ठीक है, एर्पिडोपेसिस है। ठीक है, यहाँ पे इनके ऊपर भी क्या किया गया है, सीक्वेंस किया गया है। अब मेथोलॉजी क्या है, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे ये सीक्वेंस किया गया है, मेथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। दो है, पहला क्या है, ESTS का मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस जीन, दूसरा क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। देखो एक्सप्रेस सीक्वेंस जीन में क्या होगा कि ऐसे जीन को ढूंढा जाएगा DNA में जो आगे चल के mRNA बना रहे, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लेकिन सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता, अंधाधुन, चाहे एक्सॉन हो, सिस्ट्रॉन हो, चाहे कोडिंग हो, नॉन कोडिंग जीन हो, सबको क्या कर दो, यहाँ पे सबका सीक्वेंस कर दो। ठीक है,
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दो टाइप के मेथड थे। पहला क्या है, EST का मतलब है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में देखते हैं द मेथड इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस, ठीक है, दो मेथड के अप्रोचेस हैं यहाँ पे देखिए। वन अप्रोच फोकस और आइडेंटिफाई द ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, ठीक है। पहला अप्रोच ये कहता है कि हम उस सारे जीन को ढूंढें DNA में जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे एज ए RNA, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो ह्यूमन का यहाँ पे DNA है, बीच में कहीं एक्सॉन है, कहीं इंट्रॉन, कहीं एक्सॉन कहीं इंट्रॉन, बीच में कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों प्रेजेंट है। तो ये उस जीन को ढूंढ रहे हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही। वो कौन जीन होगा, वो कौन होंगे, एक्सॉन्स होंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे किस फॉर्म में, RNA के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पहला अप्रोच है। द अदर टू ए ब्लाइंड अप्रोच, तो अंधाधुन वाला अप्रोच है टू ऑफ अ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस एंड लेटर असाइनिंग अ डिफरेंट रीजन इन दी सीक्वेंस विद अ फंक्शन टर्म एज द सीक्वेंस एनोटेशन। जो सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है, इसमें अंधाधुन सारी जीन चाहे वो कोडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, आगे mRNA बना रहे नहीं बना रहे, नहीं बनाने वाला मतलब कि इंट्रॉन आगे चल के एक्सप्रेस नहीं करेगा, जो बना रहा वो कौन होगा, कोडिंग कौन होगा, एक्सॉन होगा, एक्सॉन आगे चल के mRNA बना रहा है, ठीक है। तो पहले में क्या था, पहले में एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में क्या हो रहा था कि ऐसे जीन को ढूंढा जाए जो अपने आप को आगे एक्सप्रेस करके RNA बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, ब्लाइंडी अप्रोच था, जिसमें हम बोल सकते थे सीक्वेंस एनोटेशन, यहाँ पे कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो भी DNA में है सबका क्या कर दिया गया है, सीक्वेंसिंग कर दिया गया है, ठीक है। फॉर सीक्वेंसिंग के लिए द टोटल DNA फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर साइज। Recall the DNA is a very long polymer and there are the technical limitation in sequencing a very long piece of DNA and clone in a suitable host using the specialized vector। होता क्या है, सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, पहला स्टेप क्या है कि DNA को सेल से बाहर निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, और एक बार में ही DNA में हम सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे फ्रैगमेंट करने पड़ेंगे DNA की, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। ये क्या करता है, एक लॉन्ग DNA 2.2 मीटर का जो DNA है उसको फटाफट छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कर देगा। जब ये फ्रैगमेंट में होंगे तो इनका क्या कराना पड़ेगा, हमें क्लोनिंग कराना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, और वो वेक्टर देखिए कौन होंगे, देखिए द क्लोनिंग रिजल्ट into the amplification of each pieces of the DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with a else। बोला गया है कि जो क्लोनिंग है इसका फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लीफिकेशन कराना पड़ेगा, और हर एक पीस का जो DNA का फ्रेगमेंट है उसको हम क्या करेंगे, अब सीक्वेंस करना स्टार्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, हम सीक्वेंस करना स्टार्ट कर देंगे। द कॉमनली यूज्ड होस्ट वेयर बैक्टीरिया एंड द ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमनली यहाँ पे होस्ट इस्तेमाल किया गया कौन है, बैक्टीरिया और ईस्ट है। द वेक्टर वेयर कॉल द बैक एंड द एग, यहाँ पे जो वेक्टर इस्तेमाल किया गया है जिसके अंदर यहाँ पे DNA के छोटे छोटे फ्रैगमेंट का क्लोनिंग कराया गया है, वो वेक्टर कौन है, यहाँ पे बैक है और एग है। बैक का क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एग को बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये सीक्वेंसिंग कराना इतना ईजी भी नहीं था हमारे DNA का, क्यों, क्योंकि हमारा DNA क्या है, बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े DNA पे हमें हर एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी टेक्निकल लिमिटेशन थी कितने बड़े से DNA को एक बार में सीक्वेंस करना। तो हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इस DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, कटवा देंगे, ठीक है, फ्रेगमेंट के फॉर्म में। अब ये जब छोटे छोटे यहाँ पे टुकड़े हो गए तो हम इसे क्या करेंगे, क्लोन कराएंगे किसी होस्ट के अंदर। यहाँ पे होस्ट कौन है, हमारा बैक्टीरिया और ईस्ट है, और स्पेशल टाइप के यहाँ पे वेक्टर का भी इस्तेमाल होगा, जो कि कौन होंगे, बैक होंगे या होंगे। बैक कौन है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये कौन है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। उनकी मदद से करेंगे। जब क्लोनिंग हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, मीन्स हम उसको निकालेंगे, एंड देन ये हमारे लिए छोटे छोटे जो DNA के फ्रैगमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बहुत ईजी वे हो जाएगा कि हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर सकें। The fragment were sequenced using the automated DNA sequencer that work on the principle of a method developed by the Francis Sanger। Remember, the Sanger is also credited for the developing method for the determination of the amino acid sequences in the protein। बोला गया कि जब छोटे छोटे फ्रैगमेंट हो जाएंगे DNA को तो हम इस पे क्या करेंगे, हम किसकी, कौन से प्रिंसिपल की मदद से, ठीक है, किसका प्रिंसिपल है, हम फ्रेडरिक सेंगर के प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है DNA की, इनकी सीक्वेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिनको ऑलरेडी क्रेडिट किया गया है किसके लिए, कि ये अमीनो एसिड से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। दीज सीक्वेंसेस, जो ये सीक्वेंसेस हैं,
वेयर देन अरेंज बेस्ड ऑन दी सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, ये जो सीक्वेंसेस है, पहले एक बड़ा सा डीएनए निकाला हमने, छोटे छोटे यहाँ पे क्या कर दिए, उसके फ्रैगमेंट कर दिए। तो ये जो सीक्वेंसेस है, जिस जिस डीएनए से यहाँ पे मैच करेंगे, इसके बाद ये आएगा, हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। दिस रिक्वायर्ड अ जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट फॉर सीक्वेंसिंग। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए का कोई छोटा सा यहाँ पे बोल सकते सेगमेंट है, यहाँ पे इस तरीके से ACTG, ठीक है, इस तरीके से है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसका फ्रैगमेंट करा दिया, छोटे छोटे टुकड़े में से तोड़वा दिया, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। अब जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट हो गए AC, ठीक है, ये हो गया CG, ये T पहले आएगा, C, फिर यहाँ पे C एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये जो छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से फ्रैगमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, अब इनको सीक्वेंस करना पड़ेगा, जो हमारा एक्चुअल में डीएनए था उसके अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो ये सीक्वेंसेस हैं इनको अरेंज किया जाएगा, जो कि ओवरलैपिंग जो पहले से कर रहे हैं। ये मान लीजिए हमारा ओरिजिनल डीएनए है, इसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कटवा दिया। अगली बार मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ला रही हूँ, उसको इतने छोटे फ्रैगमेंट में कटवा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाले फ्रैगमेंट है, तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इसको फिर से रीअरेंज करूँगी पहले वाले से, डीएनए से। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये जो इस तरीके से हमें जो अलाइनमेंट कराना, हमें मैच कराना कि कौन से बेसिस के बाद कौन सा बेस आने वाला है, ये ह्यूमन को करना मुश्किल है। देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर द स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वेयर डेवलप, इसीलिए यहाँ पे स्पेशल टाइप का कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम यहाँ पे डेवलप किया गया है। दीज सीक्वेंसेस वेयर सब्सिक्वेंटली एनोटेड एंड वाज असाइन टू ईच क्रोमोसोम। ये जो सीक्वेंसेस हैं ये सारे क्रोमोसोम के लिए बोल सकते हैं एनोटेड हैं। ठीक है, डिज़ाइन किए गए हैं। द सीक्वेंसेस ऑफ द क्रोमोसोम 1 इज कंप्लीटेड ओनली इन May 2006. This was the last of the 24 chromosome, that is 22 autosome and X and Y to be the sequenced। ठीक है, बोला गया है कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम को सीक्वेंस करना है। सपोज करिए आपके पास हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम जाने वाले हैं, जो 22 पेयर्स हैं, या बोल सकते हैं 44 जो क्रोमोसोम है, ये तो चाहे मेल हो या फीमेल सब में सिमिलर होने वाला है। ठीक है, और अगर बात करते हैं एक्स और वाई जो क्रोमोसोम है, यही दो चीज़ डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एंड वाई ओवरऑल मिला के कितने हो गए, 24 क्रोमोसोम को क्या होना था, सीक्वेंस होना था। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 24 ही क्रोमोसोम होंगे ह्यूमन के, जो क्या करेंगे, सीक्वेंस शो करेंगे। क्योंकि जो 22 यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे जब ये पेयरिंग के फॉर्म में आएंगे ऑटोसोम्स, तो ये तो सिमिलर होंगे, बट डिफरेंसेस एक्स और वाई में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल कितने होंगे, 24 ह्यूमन के क्रोमोसोम है, जिन पे क्या करना है, सीक्वेंस करना है। और सबसे बोल सकते हैं सबसे लास्टली कौन कंप्लीट हुआ, क्रोमोसोम नंबर 1। जो क्रोमोसोम नंबर 1 है ये कंप्लीट हुआ था सबसे आखिरी में, कब, May 2006 में हुआ था। ठीक है, another challenging task was assigned the genetic and the फिजिकल मैप ऑफ द जीनोम। ठीक है, एक बोल सकते हैं दूसरा यहाँ पे चैलेंजिंग टास्क ये था कि हम जेनेटिक मैप या फिर फिजिकल मैप से किस तरीके से जीनोम के बीच का डिस्टेंस देख सकें। जैसा कि बोल सकते हैं सेंटीमॉर्गन में क्या होता था कि एक जीन के दूसरे जीन के बीच में कितना डिस्टेंस था, हम क्या कर रहे थे, मैपिंग कर पा रहे थे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक ये भी बोल सकते हैं चैलेंजिंग टास्क था कि हम जीन के बीच में डिस्टेंस देख सकें कि एक जीन से दूसरे जीन में कितना डिफरेंस है। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्यों, क्योंकि बीच बीच में डीएनए के पास क्या है, इंट्रॉन है। ठीक है, ये जो इंट्रॉन है, ये देखिए इंट्रॉन है, ये कोई कोडिंग नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक जीन है, ठीक है, बी वाला यहाँ कहीं है, सी यहाँ है, तो जो हमारा जीन ABC है, ठीक है, इनके पास क्या है, आगे कोडिंग करने की क्षमता है, लेकिन जो इंट्रॉन होगा वो आगे कोडिंग नहीं करेगा, मीन्स नॉन कोडिंग जीन भी होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक जीन से दूसरे जीन के बीच का डिस्टेंस भी देखेंगे। ठीक है, this was generated using the information of polymorphism of a restriction endonuclease reorganization site, some repetitive DNA sequence known as the microsatellite. One of the application of a polymorphism in the repetitive DNA sequence shall be explained in next session of the DNA fingerprinting। बोला जा रहा है कि जो DNA है हमारा, उसमें क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजनस बेस बार बार रिपीट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, क्योंकि उसको पता है वो साइड के जगह कहाँ पे उसको कट करना है। देन हम क्या करेंगे, जो रिपीटेटिव डीएनए जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, हम उनको क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसैटेलाइट बोलते हैं। माइक्रोसैटेलाइट में क्या होता है कि बहुत ही रैंडम, यहाँ पे बोल सकते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, कि बहुत ही कम नाइट्रोजन बेस क्या करे, बार बार रिपीट करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल
कि यहाँ पर कोई डीएनए है, यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे सी सी टी टी सी सी इस तरीके से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, बार बार यहाँ पर रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। इस टाइप का जो रिपीटेशन होगा आगे और भी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, वो चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इनके साइट को, और रिपीटेटिव डीएनए को हम सीक्वेंस करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोसैटेलाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि सीक्वेंसेस क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे रिपीट होंगे रिपीट होंगे। ठीक है, और जो ये पॉलीमॉर्फिज्म है रिपीटेटिव डीएनए का, इसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखने जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम। सम ऑफ द साइलेंट ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज एज फॉलो। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है कि ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट को जब किया गया तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। पहला, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो ह्यूमन जीनोम है प्रोजेक्ट में, वहाँ पे आपको ह्यूमन जीनोम को कितने बेस पेयर देखने को मिले, यहाँ पे 3164.7 मिलियन बेस पेयर देखने को मिले, मतलब इतना सारा। ठीक है, द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस बट द साइज वेरी greatly. The largest known human gene being the dystrophin 2.4 मिलियन बेसिस। बोला गया है कि जो एवरेज जीन होगा उसमें कितने बेसिस रहे होंगे, 3000 बेसिस हो रहे होंगे। लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट जीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, ठीक है, इसके पास 2.4 मिलियन बेसिस हैं। मीन्स हर जीन में क्या होगा, अपना अपना नाइट्रोजनस बेसिस होगा। तो सबसे छोटा जीन जो होगा, मान लो सबसे एवरेज, अगर सबसे छोटा जीन मान रहे तो कम से कम उसके पास 3000 बेसिस होंगे, 3000 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। लेकिन सबसे लार्जेस्ट अगर जीन की बात करते हैं वो कौन है, डिस्ट्रोफिन है, जिसके पास 2.4 मिलियन बेसिस है इस जीन के पास। The total number of gene estimated at 30,000 much lower than the previous estimate 80,000 to 1,40,000 जीन। जैसा कि हम सोचते थे कि हमारे जो डीएनए है उसमें बोल सकते हैं 20,000 से 25,000 या 30,000 मान लीजिए एस्टिमेट करके जीन होगा, बट ये गलत है। यहाँ पे देखा गया कि 80,000 से लेके 1,40,000 तक जीन यहाँ पे देखने को मिले। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल दी ह्यूमन। ये भी देखने को मिला कि लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस हैं एग्जैक्टली ह्यूमन में क्या है, सेम है, बस 0.1% का डिफरेंस देखने को मिलता है। द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। ठीक है, जो भी डिस्कवर किए गए हैं जीन, 50% से ज़्यादा ऐसे जीन को डिस्कवर किया गया जिनके फंक्शन के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन। लगभग 2% से भी कम जो जीन है, ठीक है, ये आगे चल के ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएंगे। इसका मतलब 98% क्या है, जंक है या बेकार है, नॉन कोडिंग जीन प्रेजेंट है। ठीक है, रेपिटेटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। रेपिटेटेड का मतलब क्या है, जो जीन बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है, उनका बोल सकते हैं लार्ज पोर्शन है। मतलब किसी डीएनए में अगर हम देखें रेपिटेटेड बार बार सीक्वेंसेस को रिपीट कर रही हैं बेसिस, वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में पाए गए हैं। Repetitive sequence are stretched on the DNA sequence that are repeated many times, sometime 100 to 1000 times। किसी डीएनए के सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 से लेके 1000 टाइम तक रिपीटेड सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। जो नाइट्रोजन बेसिस है बार बार वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। बीच में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा न्यूक्लियोटाइड्स का, बेसिस का, फिर आपको देखने को मिलेगा फिर से रिपीट कर रहे हैं वही सेम सीक्वेंसेस। तो ये 100 से लेके 1000 टाइम भी हो सकता है। ठीक है, इसका रिपीटेटिंग टाइम। दे आर थॉट टू बी नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। ऐसा भी देखा गया कि जो हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट कर रहा है, इनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है किसमें, कोडिंग फंक्शन में। बट दे शेड द लाइट ऑन अ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक एंड इवोल्यूशन। और ये बोल सकते प्रकाश डाल रहा है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे कि जो भी डायनेमिक चेंजेस होने वाले इवोल्यूशन के लिए जो भी म्यूटेशन आपको देखने को मिलेगा वो रिपीटेटिव सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डीएनए एक इंसान का, एक यहाँ पे है सी सी टी टी ए जी जी। ठीक है, फिर डिफरेंस देखने को मिला यहाँ पे, कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं टी टी टी, और एक में क्या हो गया सी सी सी।
फिर से यही वाले सीक्वेंस फिर से रिपीट होने लगे फिर से। तो ये क्या हो गया, एक इंडिविजुअल को दूसरी इंडिविजुअल से क्या करा, डिफरेंट करा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बोल सकते सीक्वेंस है बार बार 100 से लेकर 1000 टाइम तक क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और यही जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है आगे चल के कोई भी कोडिंग नहीं करने वाले, कोई भी प्रोटीन नहीं बनाने वाले, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करने वाले। बट हाँ, अगर आगे के टाइम में एवोल्यूशन की ज़रूरत होगी तो यही रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होंगे आगे एवोल्यूशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, मोस्ट जीन यहाँ पे 2968 जीन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर जीन देखने को मिलेगा किसमें देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम नंबर 1 कितना है, 2968, ठीक है, 2968 है। एंड द वाई हैज़ द फ्यूवेस्ट 231 जीन, ठीक है, जो वाई क्रोमोसोम था हमारा या वाई जीन जो हमारा है, यहाँ पे कितने जीन देखने को मिलेंगे, 231 जीन। सबसे कम जीन कहाँ होगा, वाई क्रोमोसोम पे होगा। सबसे ज़्यादा जीन अगर देखने को मिलेगा तो फर्स्ट क्रोमोसोम पे देखने को मिलेगा 2968। Scientists have identified about 1.4 million location where the single basis DNA differences, जिसे बोलते SNP, single nucleotide polymorphism, pronounced as SNP, occur in human। साइंटिस्ट ने देखा कि 1.4 मिलियन क्या है, बेसिस है। यहाँ पे बोला गया है कि साइंटिस्ट ने देखा कि 1.4 मिलियन जगह है, ठीक है, लोकेशंस है जहाँ पर आपको बार बार सी जी फिर सी जी टी सी, यहाँ पे फिर सी जी टी सी, यहाँ पे भी सेम सी जी टी सी। डिफरेंसेस बीच में आ रहा है क्या, ए जी, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे देखिए ये भी रिपीट कर रहा है, आगे रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी दो इंडिविजुअल है, कोई एक यहाँ पे इंडिविजुअल है, दूसरा ये इंडिविजुअल है, ठीक है। तो दोनों में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बेस यहाँ पे रिपीट कर रहे, लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है, एक ही न्यूक्लियोटाइड एक ही बेस का डिफरेंस है। और ये रिपीटेटिव वाला आगे भी 100 से लेकर 1000 बार रिपीट कर सकता है। तो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं, 1.4 मिलियन ऐसी जगह हैं डीएनए में जहां पर आपको सिंगल बेस पेयर केवल डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक सिंगल बेस पेयर की वजह से डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, स्नेप्स बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड की वजह से ये वाला ऑर्गेनिज्म क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्निप्स बोलते हैं। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रेवोलाइज the processes of finding the chromosomal location for a disease associated sequence and tracing the human history। ये जो सीक्वेंसेस किए गए हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हैं, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हैं, जिसकी वजह से हम क्रोमोसोम पे लोकेशन पता कर सकते हैं कि किस जीन की वजह से कौन सी बीमारी है, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं ह्यूमन की हिस्ट्री में और उसे ठीक भी कर सकते हैं। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, अगर हम प्रीवियस फैमिली की हिस्ट्री में जाएँ तो हम पता कर सकते हैं इन जीन के थ्रू। तो यहाँ पर क्या है, ये रिजल्ट आया जब यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला 13 साल तक, 1990 से लेकर कब 2003 तक। तब आपको क्या देखने को मिला कि जो ह्यूमन जीनोम है उनके पास क्या है, 3164.7 मिलियन बेसेस हैं, ठीक है, इतने सारे। साथ में हर एक एवरेज जीन के पास बोल सकते हैं कितने बेसिस है, 3000 बेसिस है कम से कम। लेकिन जो सबसे बड़ा जीन है, ठीक है, ह्यूमन का जीन, वो कौन है, डिस्ट्रोफिन, जिसके पास 2.4 मिलियन बेसिस है। बेसिस का मतलब नाइट्रोजन बेस। द टोटल नंबर जो जीन हम एस्टिमेट करते थे, हमें लगता था कि 3000 होंगे, 30,000 होंगे, लेकिन 80,000 से लेकर 1,40,000 तक देखने को मिला, ठीक है। जिसमें से हम देखते हैं जो ह्यूमन है 99.9% सेम देखने को मिलते हैं, बस डिफरेंसेस क्या है, 0.1% का है। अगर बात करते हैं फंक्शन की, तो जो अननोन फंक्शन, ठीक है, 50% ऐसे जीन हैं जिनको डिस्कवर किया गया लेकिन अभी तक इनकी कोई फंक्शन को नहीं पता गया, मीन्स वो कैसे हैं, वो है नॉन कोडिंग। लेस देन 2% वाले जो जीनोम होते हैं, लगभग 2% से भी कम जो जीनोम है, आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, मीन्स ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जो बार बार रिपीटेटेड सीक्वेंस है, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम में, वो लार्ज पोर्शन में, मान लीजिए डीएनए है तो यहाँ पे रिपीटेशन, यहाँ रिपीटेशन, यहाँ रिपीटेशन, यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कोडिंग के लिए, थोड़ा सा कोडिंग मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसलेशन करेंगे प्रोटीन। तो एक बड़ा सा डीएनए का अगर हम निकालें तो बहुत सारे सीक्वेंसेस में क्या हो रहा है, बार बार नाइट्रोजन बेस क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं किसी भी डीएनए में, ये 100 से लेकर 1000 टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा इनका कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने में। लेकिन हाँ, अगर जब म्यूटेशन होता है या इवोल्यूशन होता है, उन चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे, रिपीटेटिव सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे।
क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज़्यादा जीन होती है 2968, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वाई क्रोमोसोम के पास सबसे छोटा भी क्रोमोसोम है और सबसे कम जीन पाई जाती है 231 जीन, ठीक है। साइंटिस्ट ने देखा कि 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी हैं, ठीक है, डीएनए के पास, ठीक है, बोल सकते हैं 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं डीएनए पे जहां पर आपको सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस देखने को मिलेगा कि बार बार ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर क्या है, डिफरेंट है दो इंडिविजुअल में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्निप्स बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। कि डीएनए पे बोल सकते हैं लार्जली क्या है, एक ही बेस पेयर क्या कर रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, बस एक सिंगल बेस पेयर की डिफरेंस देखने को हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये जो इन्फॉर्मेशन ये हमें बताती है कि बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी भी है, और जिसकी वजह से हम क्रोमोसोम पे जो लोकेशन है जिससे बीमारी कॉज होती है उस सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करके हम ह्यूमन की हिस्ट्री में इसे ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कल विद समरी के साथ खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।